आज की क्लास में प्रश्नावली 14.3 क्लास 10th का करेंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन बचा था 9 और 10, उसको करके खत्म कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्या कहता है कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। अपने को क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात करना है। और देखिए पहले हम डायग्राम बनाते हैं। एक क्या बोला गया है, मान लीजिए कि अपने पास एक डायग्राम है और मान लीजिए कि ये हौज है और इसमें 2 प्रकार का नल है, ठीक है। एक है कम व्यास वाला, तो मान लीजिए इधर से ये कम व्यास वाला इसमें डालते हैं, और एक है बड़े व्यास वाला। ठीक है, ये कम व्यास वाला नल है, ये बड़े व्यास वाला नल है। देखिए दोनों में क्या संबंध दिया है कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को, मतलब ये दोनों अगर मिल कर भरेगा ना दोनों, तो ये दोनों मिल के भरेगा तो इसको लग जाएगा 9 सही 3/8 घंटा। दोनों भरेगा एक साथ, तब जब ये दोनों नल एक साथ, नल जो है एक साथ अगर खोल दिया जाए हौज में, तो ये दोनों 9 सही 3/8 घंटा में भर देगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है कि बड़े व्यास वाला नल, बड़े व्यास वाला जो नल है वो हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। मतलब अगर मान लीजिए, ये तो जाहिर सी बात है कि बड़ा व्यास वाला नल जल्दी भर देगा और कम व्यास वाला तनी समय लगाएगा। क्या तो वही बोला है कि बड़े व्यास वाला नल जो है हौज को भरने में कम व्यास वाला से 10 घंटा कम लेता है। मतलब कम व्यास वाला से 10 घंटा कम लेता है कौन, बड़ा व्यास वाला। तो कम व्यास वाला कितना देर में भरा, ये मालूम अपने को नहीं ना है। अगर ये चीज मालूम हो जाएगा तो इसमें 10 घंटा कमाएंगे, तो बड़े व्यास वाला कितना देर में हौज को भरता है वो आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम कम व्यास वाला को x अगर मान लिए, अगर मान लिए कि कम व्यास वाला x घंटा में भर रहा है, तो बड़ा व्यास वाला कितना में भरेगा, x - 10, क्योंकि बोला है ना कि बड़ा व्यास वाला जो नल है ना, मतलब ये नल कम व्यास वाला से 10 घंटा कम समय लेता है। तो कम व्यास वाला x घंटा लेता है, तो ई x में से 10 घटा दीजिएगा, तो उससे कम ही ले लिया समय। ठीक है, और ये जाहिर सी बात है कि बड़ा व्यास वाला नल तनी कम समय लेगा। अब कम व्यास वाला जो है वो समय ज्यादा लेगा, क्योंकि में तो पानी कम देगा, में ज्यादा देगा, इसलिए पानी ज्यादा देगा तो कम समय लेगा, पानी में कम आएगा तो समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो वही बोला कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाला से 10 घंटा कम समय लेगा। तो कम व्यास वाला पर बड़ा वाला टिका हुआ है, तो कम व्यास वाला को हम लोग x माने, तो बड़ा वाला में 10 घटा दिए, x माने थे में 10 क्या किए, 10 घटा दिए, मतलब x - 10, तो इसका आ गया इतना घंटा ही लेता है। ठीक है, तो ई इतना घंटा लेगा, तो ई कितना लेगा, ई इतना घंटा लेगा। ठीक है, तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को समय, हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। मतलब प्रत्येक, मतलब एगो कम व्यास वाला नल, एगो बड़े व्यास वाला नल, दोनों अलग से भरे तो कितना समय लेगा। मतलब ये हौज में सिर्फ छोटा व्यास वाला को खोल दीजिएगा, कम व्यास वाला को, तो कितना समय लेगा वो बताना है। और इस हौज में सिर्फ बड़ा व्यास वाला नल को खोल दीजिएगा तो कितना समय लेगा ये बताना है। मतलब अगर उस हौज में केवल बड़े व्यास वाला को खोलेंगे तो कितना समय लेगा, केवल कम व्यास वाला नल को खोलेंगे तो कितना समय लेगा ये बताना है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन अपने प्रश्नावली 3.6 में तीसरा के कोई क्वेश्चन था, तीसरा की तीसरा के पहला या दूसरा पार्ट ऐसी कोई था प्रश्न 306 में, जो एक साथ कुछ पुरुष और कुछ महिला काम करते थे, तो अपने को एक दिन का बताना था।
ठीक है। तो उसी तरह इसमें 1 घंटा के अपने पास एग्ज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 घंटा के एग्ज्यूम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से पहले मान लेते हैं, क्योंकि इसको एक्स माने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना कम व्यास वाले नल हौज को भरने में x घंटे का समय तथा बड़े व्यास वाले नल हौज को भरने में तो बड़े व्यास वाला जो है कम व्यास वाला से तो 10 घंटा कम लेता है, तो ई x घंटा ले रहा है, तो कितना लेगा, इनमें से 10 कमा दीजिए, मतलब x में से 10 घट जाएगा, तो x माइनस 10 घंटा लेगा घंटे। तो वही लिखे हैं कि x घंटे माना कम व्यास वाले नल हौज को भरने में x घंटे का समय तथा बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में x माइनस 10 घंटे का समय लेता है, ठीक है। तो ये तो अगर एक अकेला नल को खोल दीजिएगा बड़े वाला को और छोटे वाला को अकेला, तो कम व्यास वाला नल को अगर खोल दिए अकेला तो मान लिए कि x घंटा लेता है, और बड़े व्यास वाला को अकेला खोल दिए तो x माइनस 10 घंटा का समय लेता है, उससे 10 घंटा कम लेता है, ठीक है। तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 1 घंटा, जैसे मान ली कि यहाँ पर ये हौज है और ये हौज अगर 5 घंटा में भर रहा है तो 1 घंटा में इतना हिस्सा भरेगा क्या, तो दूसरा में इतना, तीसरा में इतना, चौथा में इतना, पांचवा में यहाँ कर खत्म कर देगा। हम कहेंगे कि 1 घंटा में कितना भरेगा, तो 1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 घंटा का काम में क्या होगा, 1/5 हो जाएगा। तो उसी प्रकार इसमें 1 घंटा का निकालेंगे, तो यहाँ से हम लिखेंगे अब 1 घंटे में कम व्यास वाला नल को 1 घंटे में कम व्यास वाला नल को भरने में हौज भरने में 1 घंटे में कम व्यास वाला नल को हौज भरने में लगा समय बराबर, मतलब 1 घंटे में कम व्यास वाला नल को हौज भरने में लगा समय तो कितना लगेगा, तो कम व्यास वाला को लग रहा है x घंटा, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 1/x हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। उसी प्रकार 1 घंटे में तथा 1 घंटे में बड़े व्यास वाले 1 घंटे में बड़े व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय, ठीक है, लगा समय। तो 1 घंटा में क्या होगा, तो मतलब उसको लग रहा है x माइनस 10 घंटा, तो 1 घंटा में एक हिस्सा ना भरेगा, तो 1/x माइनस 10 इतना हिस्सा भर देगा, ये इतना हिस्सा भर देगा, ठीक है। 1/10 माइनस x हिस्सा, इतना हिस्सा भर देगा। जैसे आपको लॉजिक पता है ना कि मान ली कि एक ये हौज है, इसको भरने में 5 घंटा लगता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, तो इसका एक हिस्सा माने 1/5, 2 घंटा में कितना भरेगा, तो 2 हिस्सा, तो 2/5। हम कहेंगे कि 3 घंटा में कितना भरेगा, तो 3 हिस्सा, मतलब 3/5। 4 घंटा में 4 हिस्सा, मतलब 5 घंटे का चौथा भाग, और फिर कहेंगे 5 घंटे में तो 5वां हिस्सा, तो 5/5, तो कट करके एक काम पूरा हो गया।
तो इस तरह से 1 घंटे को निकलने के लिए उतना के, अगर मान ली 2 घंटा के निकलना है तो 2 बट्टा, कुल समय लग रहा है 5 तो 2 बट्टा 5। और 4 घंटा के निकलना है तो 4 ऊपर, कुल समय लग रहा है 5 तो 5। तो इसी प्रकार इसमें हम 1 घंटे में कम व्यास वाला नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय, तो हम तो जानते हैं कि उसको हौज को भरने में लगा समय x घंटा, तो माने हुए हैं। तो 1 घंटा के लिए तो 1 घंटा में क्या भरे, 1 के हिस्सा ना भरेगा तो 1 बटा x। फिर बड़े व्यास वाला तो भरने में लगाता है x माइनस 10 घंटा, तो हम कहेंगे 1 घंटा में बताइए, तो उसका 1 के हिस्सा ना भरेगा तो 1 बटा x माइनस 10। तो उस तरह से ये लिखा गया है। ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम लोग प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्न से क्या कह रहा है कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3 बटा 8 घंटा में भर सकता है। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा नल से हौज को, प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में लगा समय, मतलब प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में लगा समय ज्ञात कीजिए, मतलब अलग अलग समय ज्ञात करना है। तो ठीक है, देखिए बात यहाँ पर क्या है कि ये नल और ये नल दोनों मिला के कितना घंटा लगा रहा है, 9 सही 3 बटा 8। तो मतलब इसका जोड़ प्लस इसका जोड़ बराबर हो जाएगा 9 सही 3 बटा 8 के, क्योंकि दोनों नल एक साथ खोल रहे हैं तो इतना घंटा लग रहा है। तो इसका मतलब ये प्लस ये बराबर ये होगा, लेकिन ये तो इसका भी तो 1 घंटा के निकलना पड़ेगा ना। 9 सही 3 बटा 8 है तो इसका 9 सही 3 बटा 8 का 1 घंटा में कितना हिस्सा होगा, 9 सही 3 बटा 8 जो है इसका 1 घंटा में कितना हिस्सा होगा। तो पूर्णांक तो निकल 9 8 72 3 75, तो 75 हो जाएगा, 75 बट्टा 8। तो एक घंटा में अपने को हम मतलब 1 घंटा के चाहिए, तो 1 घंटा में क्या होगा, 1 घंटा में हो जाएगा अपने पास 8 ऊपर चल जाएगा, 75 लिया चलेगा तो 8 बटा 75 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 बट्टा x प्लस 1 बट्टा x माइनस 10, और ये दोनों का जोड़ किसके बराबर है, 8 बटा 75 के। ठीक है, क्योंकि दोनों यहाँ पर लिख दीजिए कि चूंकि दोनों नल को हौज भरने में लगा समय यह है 9 सही 3 बट्टा 8 घंटा। तो 1 घंटा के लिए दोनों मतलब एक साथ करे तो इतना घंटा लगाता है, तो दोनों को 1 घंटा में कितना होगा काम, दोनों नलों को 1 घंटा में हौज, दोनों नलों को 1 घंटा में हौज भरने में लगा समय। तो 1 घंटा के इसको भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को 9 सही 3 बटा 8 घंटा लगता है। तो 1 घंटा में दोनों कितना हिस्सा भर देगा। तो इसको अगर पूर्णांक तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, इसको पूर्णांक तोड़िएगा तो 9 8 72 3 75, मतलब 75 बटा 8 एक्चुअल में ये इतना वैल्यू क्या है, 75 बटा 8 है। तो इस यहाँ पर 1 घंटा में करने के लिए क्या होगा, 8 ऊपर जाएगा 75 लिया हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देना है बस। तो ये होगा इतना हिस्सा भर देगा 1 घंटा में, मतलब दोनों को लग रहा है 75 बटा 8 घंटा, तो दोनों मिला के इतना घंटा लगा रहा है, तो 1 घंटा में इतना हिस्सा भर देगा। तो ये दोनों बराबर होगा 8 बटा 75 के ना, वही बात यहाँ पर लिखा गया है। अब यहाँ से इसको एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा x, और यहाँ से x माइनस 10, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 10 और प्लस है तो प्लस, और यहाँ से ई से तो कट जाएगा, तो यानी x से कहीं x आएगा, बराबर में 8 बट्टा हो जाएगा 75। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा x और x, तो यहाँ से 2x कर दीजिए, क्योंकि 1x प्लस 1x, तो 2x माइनस का 10 बट्टा x में x से करिएगा तो x स्क्वायर माइनस का 10x और बराबर में 8 बटा 75। तो यहाँ से फिर क्या होगा, अब देखिए, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए, इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसमें इससे करा दीजिए, इसमें इससे करा दीजिए। तो 8 में x स्क्वायर से, तो 8x स्क्वायर और माइनस 10 8 80x
और बराबर 75 दूनी 150 x माइनस का 750। तो फिर यहाँ से बनेगा 8x स्क्वायर माइनस का 80x, और इसको भी इधर ले लीजिए, इसको भी इधर ले लीजिए बराबर के। तो प्लस में है 150x, तो माइनस में हो जाएगा 150x और x, और ये माइनस में 750 से होगा प्लस का 750 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए 8x स्क्वायर माइनस का 80x माइनस का 150x, तो ये हो जाएगा 0, 8 5 13, 230। ठीक है, माइनस का 230 x हो जाएगा प्लस 750 बराबर 0। देखिए बात यहाँ से क्या है कि अब हाँ, क्योंकि देखिए हम लोग तब क्या बोलते हैं, समीकरण तक तो पहुंच गए हैं, अपना ये समीकरण है। अब इसको आपको जो विधि से अच्छा लगे कर लीजिए, द्विघाती सूत्र से करिए, या फैक्टर सोच रहे हैं तो उससे करिए, या पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से करिए। इसको द्विघात समीकरण से बनाते हैं, क्योंकि फैक्टर थोड़ा सा सोचना कठिन लग रहा है, क्योंकि अंक बड़ा बड़ा है, तो इसको द्विघात समीकरण से बना देते हैं। तो द्विघात सूत्र क्या होता है अपने पास, द्विघाती सूत्र लगा देते हैं इसमें। तो द्विघाती सूत्र होता है अपने पास x बराबर माइनस का b प्लस माइनस b रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो abc क्या है जो आप जानते हैं, a का गुणांक मतलब x स्क्वायर का गुणांक 8 है, तो a का वैल्यू हो गया, और b का वैल्यू होगा x का गुणांक जो माइनस का 230 है बराबर, और c का वैल्यू हो जाएगा अपने पास 750। साइन के साथ उठाइएगा, ये फिक्स कर लीजिए। अब बस यहाँ पर मान भरिए, कैलकुलेशन बच गया है, मेन काम यही था। ठीक है, इसको पढ़ करके ये बनाना बस, उसके बाद अब जो है सो आप कर लीजिएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का b, सॉरी b के माइनस का b है, तो b का वैल्यू अपने पास है माइनस का 230, आई माइनस में है वैल्यू है, फिर माइनस में 230, तो एडिट 230 b के जगह पर जो वैल्यू है वो डाल दीजिए, प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर है, बी के वैल्यू है माइनस का 230, और स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस, और 4ac मतलब तीनों साथ में मल्टीप्लाई होगा 4 गुने, ए का वैल्यू अपने पास है 8, तो 8 गुने, और सी का वैल्यू अपने पास है 750 और अपॉन 2a, तो 2 और a का वैल्यू अपने पास है 8। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, x बराबर माइनस माइनस प्लस 230 प्लस माइनस रूट अंडर में हो जाएगा 52,900। ठीक है, देखिए ये स्क्वायर है से तो माइनस प्लस हो गया, और 230 का स्क्वायर करिएगा तो 52,900 आएगा। ठीक है, बस बेसिक कैलकुलेशन है, माइनस सबको मल्टीप्लाई करिएगा 750 में 8 से या फिर 4 से, तो आ जाएगा 24,000। ठीक है, बट्टा 8 दूनी 16, बस बेसिक कैलकुलेशन है। अब यहाँ से फिर हो जाएगा x बराबर 230 प्लस माइनस रूट अंडर, इसको घटाने पर बनेगा 28,900 आ रहा है। ठीक है, इस सबको घटाइएगा 28,900 आएगा, और बट्टा में 16। अब इसका वर्गमूल भी हो जाएगा, जो अपने पास आ जाएगा x बराबर 230 प्लस माइनस 170 का ये स्क्वायर है। ठीक है, 28,900 का वर्गमूल तो दिएगा 170 आएगा, और बट्टा में 16 है तो 16। अब यहाँ से क्या काम करेंगे, हाँ 2 केस बन जाएगा, एक केस होगा अपने पास, 2 केस बनेगा, तो एक केस हो जाएगा x बराबर 230, एक बार प्लस के ले लीजिए 170 बट्टा 16, और एक बार ले लीजिए x बराबर 230 माइनस 170 बट्टा 16। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा अपने पास x बराबर, इसको जोड़िएगा तो जोड़ना 400 आ रहा है, इसको जोड़िएगा तो 400 आएगा बट्टा 16, तो यानी कट पीट के आ जाएगा 25 आ जाएगा, इसको कट पीट के करिए, मतलब कट पीट लीजिएगा तो 25 आ रहा है। ठीक है, और ये तो माइनस में है तो इसको घटाना पड़ेगा, इसमें घटाइएगा तो 60 आ रहा है। ठीक है, बट्टा 16, तो यानी यहाँ से आएगा x बराबर 16 चौका 64, नहीं 3 16 48 नहीं, इस तरह से कुछ आएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। अब ये असर कैसे, देखिए ये कह रहा है कि बड़ा व्यास वाला नल हौज को भरने में छोटा व्यास वाला से 10 घंटा कम समय लेता है। तो हम लोग x किसको माने हैं, छोटा व्यास वाला को, तो छोटा व्यास वाला में 10 घंटा लग रहा है, छोटा व्यास वाला में 10 घंटा लग रहा है, तो
छोटा ब्यास वाला में घंटा मानिए ना 3.25 घंटा अगर लगेगा तो उससे 10 घंटा कम कितना में होगा से बताइए। 10 घंटा कम कितना इसमें कर पाइएगा, नहीं ना कर पाइएगा तो माइनस में चल जाएगा ना। 10 घंटा कम कितना होगा, इसलिए ये वैल्यू आपका पॉसिबल नहीं है, ये होगा नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये वैल्यू होगा। तो बस हम एक्स माने थे किसको, कम व्यास वाले नल को माने थे ना, कहाँ है, हाँ माना कम व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय x घंटा। तो लिख दीजिए अतः कम व्यास वाले नल को हौज भरने में 25 घंटा लगेगा। ठीक है, तो अतः कम व्यास वाले नल को हौज भरने 25 घंटा लगेगा तथा बड़े व्यास वाले नल को हौज भरने में तथा उससे 10 घंटा कम था, तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। हौज को भरने में लगा समय तो वह के उससे 10 घंटा कम लग रहा था, तो x माइनस 10, तो x के मानता है 25, तो 25 माइनस 10 यानी 15 घंटा इसको लगेगा, 15 घंटा। ठीक है, इसको 15 घंटा, इसको 25 घंटा, तो कम व्यास वाला को 25 घंटा, इसको 10 घंटा। तो देखिए, तो 10 घंटा कम लग रहा है ना, यहाँ पर देख लीजिए 10 घंटा कम लग रहा है, इसको 25 घंटा लग रहा है, तो इसको 10 घंटा कम लग रहा है। सही बात है, ये तो वैल्यू होबे नहीं करेगा, मैं 10 घंटा क्या कम करिएगा, में वैल्यू नहीं बन रहा है बात। तो ये डज नॉट पॉसिबल कर दिए ना इसको, तो ये अपना पॉसिबल हो गया। देखिए, हम क्वेश्चन में कुछ नहीं किए, मोटा मोटी काम क्या किए, सबको हम 1 घंटा पर चलाए। 1 घंटा पर चलाने के बाद अपने पास क्या था, बोला था ना कि दोनों एक साथ खुलता है तो इतना समय लगता है। तो 1 घंटा पर चलाने के बाद अपना यहाँ पर ये वैल्यू आया था। यहाँ पर ये 1 घंटा में चलाने का मतलब 1 घंटा का हिस्सा, तो इतना दोनों के जोड़ के दोनों को जोड़ इसके बराबर, इसको भी 1 घंटा में बदल लिए, तो इसको दोनों को जोड़ इतना के बराबर हो गया। बस कैलकुलेशन करे थे, अलग अलग पूछा था, तो अलग अलग जो माने थे उसमें वैल्यू पुट कर दिया, अपना आंसर आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है, ये जो बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए इसको एक बार 2 बार प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, वो भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है, मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए, मतलब मध्य के स्टेशन पर ठहरे या न ठहरे उसका समय आपको ध्यान में नहीं रखना है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, ये बात तो आप जानते हैं कि एक्सप्रेस गाड़ी थोड़ा स्पीड चलता है, मतलब रेस में चलता है, तो क्या होगा, उसमें समय कम लगेगा, और सवारी गाड़ी को तनी ज्यादा लगेगा समय, क्योंकि वो जो है वो क्या धीमी चलता है, थोड़ा उसके कंपेरिजन में स्लो चलता है, तो उसमें सवारी गाड़ी में समय ज्यादा लगेगा, एक्सप्रेस में कम लगेगा। ठीक है, तो अपने को क्या बोला है, हो तो दोनों गाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, गाड़ी के औसत चाल मान लेंगे। तो किसके हिसाब से मानेंगे, और इसमें देखिए ना डिपेंड होगा, उसी के हिसाब से मानना पड़ेगा। बोला कि एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, और यदि एक्सप्रेस, देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, मतलब एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल है वो सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। क्या कहा है कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो औसत चाल है ना, वो सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर अधिक है। 11 किलोमीटर अधिक है किसका, एक्सप्रेस रेलगाड़ी का। तो मतलब हमको सवारी गाड़ी का अगर मालूम होगा तो उसमें 11 किलोमीटर अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस क्या आ जाएगा। यहाँ से हम लोग मान लेंगे कि माना, यहाँ से हल हो जाएगा, माना सवारी गाड़ी की औसत चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। ठीक है, सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक्सप्रेस के क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल। देखिए, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल जो है सवारी पर डिपेंड है। बोला ना कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल
सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो सवारी गाड़ी की एक्स है तो एक हो जाएगा, एक से 11 किलोमीटर पर घंटा अधिक है तो एक्स प्लस 11 हो जाएगा, ये ना हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब यहाँ से हाँ एक और बात है कि दूरी तो जाना है उतना ही। और मान लीजिए कि यहाँ पर है क्या बोलते हैं मैसूर, ए नंबर पर मैसूर है, मान लीजिए बी नंबर पर है बेंगलोर, तो दूरी तो है ना, दूरी तो वही जाना है। एक एक्सप्रेस गाड़ी जाएगी और एक सवारी गाड़ी जाएगी, तो दूरी तो है। हाँ एक्सप्रेस को समय कम लगेगा और सवारी को ज़्यादा लगेगा, लेकिन दूरी तो 132 है तो 132 रहेगा। ठीक है, दूरी तो अपने पास 132 है, तो यहाँ पर फार्मूला लगाना पड़ेगा। समय बराबर होता है अपने पास, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। तो समय हो जाएगा अपने पास दूरी बट्टा चाल, तो दूरी हो जाए, दूरी तो वही है यहाँ से यहाँ के बीच में 132, 132 और चाल तो देखिए पहले हम लोग क्या क्या है सवारी गाड़ी के निकाल लेते हैं। तो सवारी गाड़ी के लिए x है तो ये हो जाएगा दूरी बट्टा चाल, तो मतलब दूरी होगी अपने पास 132, दूरी फिक्स है और चाल सवारी चल रहा है x के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इसका फिर क्या हो जाएगा एक्सप्रेस के लिए, तो इसमें हो जाएगा फिर यहाँ पर लगेगा समय बराबर दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। तो अब एक्सप्रेस के लिए देखेंगे तो समय में रिलेशन दिया है। ठीक है, तो इसलिए समय बराबर दूरी, तो दूरी तो वही जाना है 132 से, तो इस बार जाना है एक्सप्रेस से, और वो चाल है आपका x प्लस 11, इससे 11 किलोमीटर अधिक है। तो अब देखिए क्या बोला है, समय में संबंध दिया है। ठीक है, या तो आप T1 T2 मान लीजिए, या फिर यहाँ पर लिखा है उसे लिख लीजिए। बोला है ना कि एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से घंटा कम समय लेता है। क्या कह रहा है प्रश्न से, एक्सप्रेस रेलगाड़ी बराबर सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। मतलब एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से जो है 1 घंटा कम समय लेती है। एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय, तो वही लिखे हैं कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी बराबर सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है। सवारी गाड़ी में घंटा घट जाएगा, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी का जो है ये रहा, एक्सप्रेस का ये है और ये अपना सवारी का है। तो एक्सप्रेस का क्या है, एक्सप्रेस का है 132 बराबर x प्लस 11 और बराबर है, तो बराबर सवारी गाड़ी का ये है जो है 132 बट्टा x, और 1 घंटा कम समय लग रहा है तो में -1 करिएगा बस। अब इसको हम इस तरफ ले लेते हैं, इसको इस तरफ लेते हैं, बस इसको हल करिएगा, अपना काम बन जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 132 x प्लस में है तो नहीं आएगा तो माइनस में हो जाएगा 132 बट्टा x प्लस 11 और बराबर हो जाएगा सॉरी इसको उस तरफ भेज रहे हैं तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ से आप इसको एलसीएम वगैरह ले लीजिए, तो एलसीएम वगैरह लेने पर क्या बनेगा, तो यहाँ से आएगा 1 बराबर, या फिर कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ पर कॉमन लीजिएगा तो आसान पड़ेगा ना, तो ज़्यादा भारी हो जाएगा। तो 132 कॉमन लीजिएगा तो 1 बट्टा x और माइनस 1 बट्टा x प्लस 11, तो यहाँ से हो जाएगा 1 बराबर 132 है तो 32। अब इसको एलसीएम ले लीजिए तो x इंटू एक्स प्लस 11, तो इसे ही तो कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा x प्लस 11 और यहाँ से आएगा इसे ही कट जाएगा तो यहाँ पर x आएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या बनेगा 1 बराबर 132 और हो जाएगा x प्लस 11 माइनस एक्स, लिया मल्टीप्लाई करिएगा तो x स्क्वायर प्लस 11x, इसे ही कट जाएगा तो क्या बनेगा ऊपर करते हैं तो यह आ जाएगा 1 बराबर 132, तो 132 में 11 से अगर गुना करा लीजिएगा तो आ जाएगा 1451। ठीक है, बट्टा एक्स स्क्वायर और प्लस का 11x। ठीक है, तो फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराइएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1451। तो यहाँ से फिर
इसको भी इसी तरफ अगर ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 1451 बराबर 0। सो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करिएगा ना 132 में 11 से 1452 आएगा। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई थोड़ा मिस्टेक हुआ है, 1452 आएगा, 1452। ठीक है, तो यहाँ पर 1452 होगा बस। अब ठीक है, अब इसमें अपना इक्वेशन तो आ गया है। अब इसमें आपको जो विधि लगाना है, पूर्ण वर्ग गुणनखंड श्रीधराचार्य सूत्र जो लगाना है लगा करके आप हल कर लीजिए। तो हम इसमें लगा रहे हैं द्विघाती सूत्र। ठीक है, द्विघाती सूत्र हो जाएगा x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब इस पर वैल्यू जमा दीजिए। ए बी सी तो ये होता है, यहाँ से एक्स स्क्वायर गुणांक को ए बोलते हैं, या कुछ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर गुणांक को ए बोलते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर गुणांक में कुछ नहीं है तो ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, और एक्स का गुणांक को बी बोलते हैं, जो बी का वैल्यू 11 हो जाएगा, और सी हो जाएगा अपने पास माइनस का 1452। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ से इसको वैल्यू को यहाँ जमा देंगे, बस बेसिक कैलकुलेशन। देखिए अपने को मेन क्या है कि इक्वेशन तक पहुंचना, यहाँ तक पहुंचे बस, यहाँ के बाद क्या है कैलकुलेशन है, बस यहाँ तक पहुंचे और सिंपलिस्ट करते गए, अपना द्विघात समीकरण बन गया। तो इक्वेशन तक पहुंचने के बाद आप हल करिए लीजिएगा। तो यहाँ पर वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो x बराबर माइनस का b, तो b का वैल्यू तो यहाँ पर 11 है, तो माइनस है तो माइनस, b का वैल्यू 11, तो 11 प्लस, और ये हो गया b स्क्वायर, तो जो कि है 11, तो 11 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का वैल्यू अपने पास है 1 गुने सी का वैल्यू है अपने पास माइनस का 1452 है। ठीक है, बट्टा 2 है तो 2, और ए का वैल्यू अपने पास है 1, ए का वैल्यू 1। ठीक है, तो ए का वैल्यू 1 है तो 1। अब यहाँ से फिर क्या होगा, x बराबर माइनस 11 प्लस माइनस रूट अंडर 11 का स्क्वायर होता है 121, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये सब मल्टीप्लाई में है। ठीक है, सब मल्टीप्लाई में है तो इसको गुना करिएगा, और माइनस में है तो माइनस तो प्लस होगा, 2 जगह है तो मल्टीप्लाई में है तो इसको गुना करिएगा, तो हो जाएगा 4 दूनी 8, और 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2, और 4 चौका 16 से 18, 18 और 4 का 4 5, इतना आ रहा है। ठीक है, और बट्टा हो जाएगा 2 गुने 1 तो 2, तो फिर यहाँ से बन जाएगा, बस बेसिक कैलकुलेशन है। ठीक है, अब यहाँ से फिर हो जाएगा x बराबर माइनस का 11 प्लस माइनस, इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 8 का 9, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा फिर 8 का 9, और ये हो जाएगा 5, तो यानी 59 29 बट्टा यहाँ से 2 आ जाएगा। इसको वर्गमूल करना पड़ेगा, वर्गमूल क्या होता है, तो यहाँ से फिर हो जाएगा x बराबर माइनस का 11 प्लस माइनस, देखिए इसका वर्गमूल आ जाएगा 77, 59 29 का वर्गमूल आएगा 77, बट्टा 2 है तो 2। अब इसको ऊपर कर देते हैं, क्या है उसको एक बार लिख देते हैं, जो अपने पास आया है x बराबर माइनस का 11 प्लस माइनस, इसका वर्गमूल 59 29 का आएगा 77। ठीक है, और बट्टा 2 है तो 2। अब यहाँ से 2 कैसे बन जाएगा, तो देखिए क्या बनेगा, एक बनेगा x बराबर माइनस का 11 और प्लस का 77 बट्टा 2, और एक बनेगा x बराबर माइनस का 11 और माइनस का 77 बट्टा 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए x बराबर, ये तो प्लस माइनस माइनस तक घटाना पड़ेगा, तो 6 और 6 माने 66 आ जाएगा बट्टा 2। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 33 आ रहा है। ठीक है, x बराबर 33 आ जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए यहाँ क्या आएगा, तो ये तो माइनस में है तो होगा नहीं, क्योंकि माइनस गाड़ी मतलब रेलगाड़ी का चल माइनस में थोड़ी होता है, ये होगा माइनस का 88, माइनस का 88 बट्टा हो जाएगा 2, यानी कट के आ जाएगा x बराबर माइनस का 44। तो ये तो नहीं होगा ना, ये डज नॉट पॉसिबल हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि गाड़ी का चाल नहीं तो थोड़ी होता है। लिखना चाहते लिखे कि x बराबर माइनस का 44 संभव नहीं है, क्योंकि गाड़ी का चाल ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ से चाल अपना हो जाएगा ये x बराबर 33। ठीक है, क्योंकि गाड़ी का चाल ऋणात्मक नहीं ना होता है, इसलिए पॉसिबल नहीं होगा, ये 33 हो जाएगा। ठीक है, 33 किलोमीटर। तो हम x माने थे सवारी गाड़ी की चाल की, तो हम यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे, अतः सवारी गाड़ी की चाल 33 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, और एक्सप्रेस
एक्सप्रेस रेलगाड़ी, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल। तो एक्सप्रेस का हो जाएगा, देखिए क्या है, x + 11 है, तो x + 11, तो यानी x के वैल्यू तो 33 आया है, तो 33 + 11 मतलब 44। तो इसका एक्सप्रेस का हो गया 44 किलोमीटर प्रति घंटा और सवारी का हो गया 33 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट था। तो देखिए हम कुछ नहीं किए, इसमें क्या बोला था, मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करना है। तो बस हम मान लिए कि यहाँ पर मैसूर है, यहाँ पर बेंगलोर है, इतना दूरी चलना है, मतलब दूरी तो 132 से है। एक जाएगा सवारी गाड़ी, एक जाएगा एक्सप्रेस गाड़ी। तो ये बात तो जानते हैं कि एक्सप्रेस गाड़ी तेज चलता है, स्पीड में चलता है, तो उसको समय कम लगेगा, और सवारी गाड़ी तो स्लो चलता है तो उसमें समय ज्यादा लगेगा। ये तो जाहिर सी बात है, जानते हैं। और दूरी तो फिक्स है, मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलो। और ट्रेन 2 जाएगा, एक सवारी जाएगा, एक क्या जाएगा, एक्सप्रेस जाएगा। तो सवारी स्लो चलता है तो समय ज्यादा लगेगा, और एक्सप्रेस स्पीड चलता है तो समय कम लगेगा। ये बात जानते हैं। तो क्या बोल रहा था कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है। हाँ, तो सवारी गाड़ी जो है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम लेता है। तो एक एक्सप्रेस स्पीड में चलता है तो समय तो कम लगबे करेगा, सवारी तो स्लो चलता है तो इसको क्या होगा, समय ज्यादा लगेगा। तो बोला है कि सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लगता है किसको, एक्सप्रेस में। तो मतलब सवारी में 1 घंटा ज्यादा लगता होगा। मध्य के स्टेशन को ध्यान में, तो मतलब मध्य में जो रुका ना रुका उसको अपने को नहीं देखना है। तब क्या बोला, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो औसत चाल है ना, वो सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल तो अपने को डिपेंड हो गया सवारी गाड़ी पर, क्योंकि यहाँ पर साफ बोला है कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल जो है वो सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है किसका चाल, एक्सप्रेस का। वही ना बोला है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो सवारी गाड़ी की अगर हम जान जाएंगे तो उसमें 11 जोड़ देंगे तो एक्सप्रेस क्या आ जाएगा। तो इसलिए हम सवारी गाड़ी को माने, ठीक है। इसलिए मानने की माना सवारी गाड़ी की औसत चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसलिए इसमें हम मान लिए कि सवारी गाड़ी की औसत 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से एक्सप्रेस का आ गया x + 11। बस उसके बाद हम क्या किए, उसके बाद बस फार्मूला लगा दिया, समय बराबर दूरी बटा चाल। बस वहां से करते गए, यहाँ से समय इतना मिल गया। समय में रिलेशन देल था कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से बोला है ना। यहाँ से देखिए, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है। मतलब एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है वो सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है। तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी बराबर सवारी गाड़ी में 1 घंटा कमा दिए, है ना, 1 घंटा कम समय लेता है। तो एक सवारी एक्सप्रेस गाड़ी का जो है अपने पास ये रहा तो ये उतार दिए, और सवारी गाड़ी का अपने पास ये रहा तो ये उतारिए। सवारी गाड़ी में 1 घंटा कम समय लेता है तो 1 घंटा कम कर दिए। तो कम करने के बाद बस कैलकुलेशन है बेसिक, इसको इधर लिया है और इसको जो ई जहाँ आता ही रहेगा, ठीक है। इसको इधर लिया, इसको उधर कर दिए, इधर उधर कर दिए बस। उसके बाद कैलकुलेशन करते गए अपना मान आ गया। तो 2 मान आया, 33 आया, माइनस का 44 आया। तब ऋणात्मक चाल नहीं होता है तो चाल ये हो जाएगा। तो अपने पास सवारी गाड़ी की चाल आ जाएगा 33 किलोमीटर प्रति घंटा और एक्सप्रेस गाड़ी का आ जाएगा 44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही इसका आंसर है। बस अपना प्रश्नावली कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन दोनों इंपोर्टेंट था।